हमारे लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। वो मंत्री हैं अलग बात है, लेकिन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग, हमारा महागठबंधन उनको ज़बरदस्त टक्कर देगा। वोट चोरी करके किसी को जिता देना, ये सरकार की नीति रही है। कहीं सरकार को पैसे के बल पे गिरा देना। कि राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, सीए लाया, एनआरसी लाया, सब चीज ऑपरेशन सिंदूर किए, उरी किए, पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं, उसका एयरबेस तबाह कर रहे हैं, आतंकवादी का उसके घर में घुस के ठिकाना का सफाई कर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता क्या शिकायत कर रही है? क्योंकि मंत्री हैं तो विकास तो किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो अपने विधानसभा में काम किए ही होंगे। तो कैसे आप जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता क्या कह रही है आपसे? अगर सीट मिलता है महागठबंधन में कांग्रेस को, तो भारी बहुमत से वहाँ के प्रत्याशी जीतेंगे। दोस्तों, यह चुनावी साल है और अभी हम बिहार में हैं और बिहार में हम तमाम विधानसभा सीटों पे जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि उनके क्षेत्र का माहौल कैसा है, अगर इस बार वोट देंगे तो मुद्दा क्या रहेगा। उसके बाद हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों से उनका राय जान रहे हैं कि अगर क्षेत्र में जाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, विजन क्या होगा। इसी संदर्भ में हम गोपालगंज जिले के बोरे विधानसभा सीट पे हैं और बोरे विधानसभा में कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान जी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चाएं करेंगे, इस पे भी बात करेंगे कि राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में रैली कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, सासाराम से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, 29 को इनके भी जिले में पहुंचेंगे, तो कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और प्रत्याशी होते हुए भी जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या जनता के बीच में विजन लेके जा रहे हैं, किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, जनता की शिकायत क्या चीज़ है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपके भी चैनल को मेरी हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कैसी तैयारी चल रही है विधानसभा सीट की? क्योंकि चुनाव बस 1.5 महीने 2 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसे तैयारी चल रही है? कैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन किन चीज़ों को लेकर? तैयारी हमारी अच्छी चल रही है, पुरजोर चल रही है। जनता के बीच में जा रहा हूँ। वहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ रोड बनाया गया है, लेकिन आम पब्लिक जो गांव से बाहर आती है, गांव की रोडों की दशा बहुत ख़राब है। जिससे मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और शिक्षा में एक भोरे के वासियों के लिए, भोरे के युवाओं और युवतियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोचिंग का निःशुल्क व्यवस्था करना मेरा पहला विज़न है। मैं चाहूँगा वहाँ हो कि वहाँ के अगल बगल के लोग जाते हैं बाहर तैयारी करने के लिए, वो तैयारी वो भोरे विधानसभा में ही रह करके, गोपालगंज में ही रह करके वो अपनी तैयारी, अपने मिशन को पूरा करें। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो कितना टफ होगा कि आप एक विधायक से नहीं, एक आम आदमी से नहीं, एक विधायक से और एक मंत्री से लड़ाई करेंगे, और भी मंत्री जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं, क्योंकि पहली बार विधायक बनते हैं और उनको सीधे शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया जाता है। तो कैसे इस चीज़ को डील करें? हमारे लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। वो मंत्री हैं अलग बात है, लेकिन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग, हमारा महागठबंधन उनको ज़बरदस्त टक्कर देगा और अच्छे मतों से हमारा महागठबंधन वहाँ जीतेगा। और उनसे कोई विशेष हम लोग का ये नहीं है, टक्कर नहीं है। वो हैं, जनता का कहना है कि शिक्षा मंत्री हैं, बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, लेकिन जिस रेशियो से काम होना चाहिए, और शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा के संबंध में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है। कैसे जा रहे हैं? जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता क्या शिकायत कर रही है? क्योंकि मंत्री हैं तो विकास तो किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो अपने विधानसभा में काम किए ही होंगे। तो कैसे आप जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता क्या कह रही है आपसे? आज भी वहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ना ही कोई ऐसा कोई संस्थान बनाए हैं। जब तक कि सरकार ने उन जगहों पर उनके विधायकों और मंत्रियों के डिमांड पर काम किया, लेकिन ये कभी डिमांड नहीं की है कि हमारे क्षेत्र में इस शिक्षा के ऐसा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, आईआईटी होना चाहिए। ये ऐसी कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं और जनता में काफ़ी रोष है। जनता में रोष है कि मंत्री जी आते हैं और रोडे रोडे जाते हैं और रोडे रोडे चले जाते हैं और जनता से मिलते नहीं हैं। ये सीट तो महागठबंधन में सीपीआईएमएल के खाते में है और पिछली बार जो हार हुई थी वो मात्र 400 के करीब में वोटों से हार हुई थी। तो आप किस उम्मीद से अब जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या पार्टी सीट चेंज करने की मोड में है? पार्टी अब एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में डालेगी, या 400 के अंतराल से हार हुई थी
तो फिर से सीट CPI-ML के खाते में ही रहेगी। इस संबंध में देखिए, महागठबंधन का परिवार है। महागठबंधन के बड़े नेताओं का, हमारे माननीय राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि वो सीट आए, और वो सीट अभी उसमें फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किस पार्टी को जाएगा, वो CPM को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा। अभी इस पर कोई चर्चा करना नहीं हम चाहेंगे, चूँकि ये बड़े लेवल की बात है। तो आप क्षेत्र में होर्डिंग भी लगवा चुके हैं, आप घूम भी रहे हैं, अपने आप को प्रत्याशी भी बता रहे हैं, किस उम्मीद से? ये हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि अगर हमारे महागठबंधन की सीट आती है, उस उम्मीद से मैंने बैनर और पोस्टर लगवाया और जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ। लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस ही यहाँ आना चाहिए, कांग्रेस की कांग्रेस ही इस सीट से लड़ना चाहिए। कांग्रेस अगर आती है यहाँ से तो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जेडीयू का यहाँ पे बहुत बड़े नेता हैं, नीतीश जी के करीबी हैं, तो कितना टफ होगा अगर कांग्रेस आती है तो इसके लिए, क्योंकि CPI-ML तो सिर्फ 400 के मार्जिन से हारी थी। वो अगर सीट मिलता है महागठबंधन में कांग्रेस को, तो भारी बहुमत से वहाँ के प्रत्याशी जीतेंगे, ये तय है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी और को टिकट मिलता है, तो आप सपोर्ट करेंगे उनको? गठबंधन किसी भी प्रत्याशी को टिकट देगा, मैं उसके साथ रहूँगा। गठबंधन किसी को भी टिकट देगा, आप उनके साथ रहेंगे? हाँ, कोई भी प्रत्याशी आएंगे, चूँकि वो हमारे परिवार के प्रत्याशी होंगे, इसलिए मैं उनका विरोध नहीं करूँगा, मैं उनका समर्थन करूँगा। आपके पिताजी भी इस विधानसभा से लड़ चुके हैं चुनाव, अब आप भी लड़ने की तैयारी में हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस आपको टिकट देगी, आप पे विश्वास जताएगी? हमें ये पूर्ण संभावना है और पूर्ण आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड, हमारे पिताजी की राजनीतिक जीवन को देखते हुए, हमारे पिताजी ने जो वहाँ लोगों के बीच काम किया है, जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, उस आधार पर हमें टिकट मिलेगा। अच्छा, जो सासाराम से राहुल गांधी ने, आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने सासाराम से वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाली है, तो क्या लग रहा है कि वोट चोरी सही में हुआ है? क्योंकि एनडीए के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सब फेक बातें हैं, हमने तो SIR मतलब पुनरीक्षण कराया है, अच्छे ढंग से दिखाया है कि जो लोग मर चुके हैं अब उनको वोट में देने के अधिकार नहीं है, उनका नाम काट दिया। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, जिंदा आदमी को मार डाला है उन्होंने, तो इस चीज़ के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वोट चोरी सही में हुआ है? वोट चोरी सही में हुआ है, और एनडीए जो है ये हर चीज़ को अपना जुमला बनाते रहती है और झूठ बोलती है कि वोट चोरी नहीं हुआ। और सारी भी बातें हैं, देश में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे पुलवामा हुआ है, जैसे अभी पुलवामा झूठ बात था। हाँ, वो झूठ बात था। आज तक पुलवामा आप कह रहे हैं कि झूठ बात था। आज तक जो इस देश के नागरिक हैं, सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा झूठ बात था। पुलवामा में जो घटना घटी, उसका आज तक ये नहीं पकड़ा गया कि जिस कार से RDX गया था वो कार किसकी थी। इस पर कोई सरकार जो है, एनडीए सरकार, इसका खुलासा नहीं कर चुकी है आज तक। और हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी जी वोट अधिकार का जो यात्रा निकाले हैं, वो सासाराम से प्रारंभ हुई है और काफ़ी जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, और बिहार में एक अलग जनसैलाब उमड़ चुका है वोट अधिकार चोरी के खिलाफ। क्या लग रहा है कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, सरकार आपकी बात मानेगी, सुनेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधे नोटिस दिया ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बोला कि आप इस चीज़ का जवाब दीजिए, क्योंकि उससे पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेटा को सामने रखे थे। ECI से आया और सारे चीज़ों को सामने रखा और बोला कि नफरती और झूठी बातों को जनता के बीच में परोसा जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने झूठा डेटा सौंपा है। तो ECI आमने सामने है, लेकिन राहुल गांधी तब भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो लग रहा है कि आपकी बातें सरकार मानेगी, आपकी बातें ECI मानेगी? हमारी बातें सरकार माने या न माने, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को मान नहीं रहा है, लेकिन हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी जी वो पूरे डेटा के साथ उसका पर्दाफाश किए हैं। कि पार्टी को और राहुल गांधी को बिहार में कहा जाता है कि लालू यादव का पिछलग्गू पार्टी है। लालू यादव निर्णय करते हैं कांग्रेस का कि यहाँ इस विधानसभा से कौन लड़ेगा, कांग्रेस यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। कन्हैया कुमार रैली कर रहे थे तो लालू यादव ने कह दिया कि अब जाइए यहाँ से, ऐसा विपक्ष कह रहा है, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इनका कोई अपना वजूद है ही नहीं। लालू यादव जो कहेंगे कांग्रेस बिहार में वही करेगी, पिछलग्गू पार्टी है। ऐसी बात नहीं है। लालू यादव हमारे सीनियर नेता हैं महागठबंधन के, और ये जो विपक्ष के लोग हैं ये झूठी झूठी बातें प्रसारित करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लालू यादव के कहने पर हमारे माननीय नेता
जन नायक राहुल गांधी जी किसी को टिकट देते हैं। वो स्वयं निर्णय के तो कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा, काहे चले गए? 4 ही दिन 5 दिन में काहे चले गए वापस? फिर उन्होंने वापस क्यों नहीं आया और क्यों नहीं यात्रा की? वो वापस चले गए। कन्हैया कुमार जी के पास बहुत सारी कार्य है, पूरे इंडिया लेवल पर उनका कार्य चलते रहता है। कहाँ उसके बाद कोई कार्य कर रहे हैं? घर पे बैठे हैं और उसके बाद कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं दिया कि क्यों यात्रा बंद हुआ, किस लिए यात्रा बंद हुआ? यात्रा इतना अच्छा चल रहा था, युवाओं का समर्थन चल रहा था, लग रहा था कि कांग्रेस फिर से स्टेबल हो जाएगी बिहार में, लेकिन लालू जी का ऑर्डर और कांग्रेस उसको इनकार कर दे, कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लालू जी के ऑर्डर से चले गए। हमारे माननीय नेता जन नायक राहुल गांधी के आदेशा के अनुसार हुए चलते हैं, वो किसी के आदेशानुसार नहीं चलते। आज इस बात को मान रहे हैं कि राहुल गांधी लालू यादव के इशारे पे चलते हैं? नहीं, अभी तो आपने बोला कि वो जन हमने नायक बोला लालू, कन्हैया कुमार के बारे में बोला कि कन्हैया कुमार को कोई बात लेकर के आदेश दिए होंगे, वो फिर किसी दूसरे स्टेट में चले गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि लालू यादव। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी आदेश दिए होंगे और राहुल गांधी को लालू यादव आदेश दिए नहीं, राहुल गांधी को लालू यादव क्यों आदेश देंगे? ठीक हो, हमारे पार्टी को लालू यादव कौन होते हैं कि होंगे। लालू यादव डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस में किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी लड़ेगा। तो आपका कैसा संबंध है लालू यादव से, तेजस्वी से? कैसे? क्योंकि वही लोग डिसाइड करेंगे कि बोरे से अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो किस प्रत्याशी को उतारा जाए। तो आपका संबंध बढ़िया है। हमारी पार्टी निर्णय लेगी कि किसको हम उतारेंगे नहीं उतारेंगे। ये लालू यादव थोड़े बताएंगे कि हमको, माननीय लालू यादव जी थोड़े बताएंगे कि आप उसको उतारिए उसको उतारिए। ये हमारे माननीय नेता जन नायक राहुल गांधी जी का निर्णय होगा कि वो किसे लड़ाएंगे किसे नहीं लड़ाएंगे। ऐसी कोई बातें नहीं है जो लालू यादव के कहने पर हमारे नेता की टिकट देते हैं और वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रश्न है कि महागठबंधन एक परिवार है तो सबको साथ लेकर के चलना है। एनडीए लगातार आरोप लगाती है कि 60 साल आप लोगों ने देश पे राज किया और देश को बर्बाद करके रख दिया। कितनी सच्चाई है इस बात में? 15 साल से उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में घुसे हैं, 11 साल सरकार को हो गया, बोल रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी, हमें और मौका मिला होता तो हम आज देश को जापान और अमेरिका के टक्कर में खड़ा कर दिए रहते। ये जो सरकार कहती है कि 60 साल 70 साल में आपने क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ। और हमारे माननीय नेता पूछते हैं कि आपने 11 साल में क्या किया। 11 साल कहते हैं कि राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, सीएए लाया, एनआरसी लाया, सब चीज, ऑपरेशन सिंदूर किए, उरी किए, पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं, उसका एयरबेस तबाह कर रहे हैं, आतंकवादी का उसके घर में घुस के ठिकाना का सफाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि विकास की गंगा बहाए हैं। विकास मंदिर बनाने से नहीं होता है। विकास होता है युवाओं को रोजगार देना, फैक्ट्री लगाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बैठाना, पूंजीपति लोग को अच्छी सुविधा देना, बिजली की सुविधा देना। बिजली तो फ्री कर दिए 125 यूनिट। वो कहने को है लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो है। आपके घर में भी पंखा चल रहा है, 125 यूनिट फ्री का ही चल रहा है। वो पंखा मेरे यहाँ फ्री का नहीं चल रहा है। बिजली आप फ्री का नहीं यूज कर? अभी हमको कहाँ फ्री का बिजली मिल रहा है? अगस्त में तो 1 तारीख से लागू है 125 लागू है, यूनिट। लेकिन उसका लाभ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बिल आ रहा है अभी? बिल अभी आया, बिल तो आता है मेरे यहाँ। बिल नहीं है, पूरा बिहार में फ्री है और आपके घर घरों में भी मेरा जो बिल आता था वही बिल आ रहा है। मेरे घर में यहाँ कोई बहुत कम लोग रहते हैं। एक पंखा 125 यूनिट से ज्यादा चलाता है। 125, ना हमारे पास फ्रिज है, ना टीवी है, ना एसी है, तो हम कहाँ से जला लेंगे? इतना बड़ा नेता है आपके पास, एसी नहीं रखे हैं? एसी में नहीं सोते हैं, ऐसे ही गर्मी में सोते हैं। अब वो नेता कैसा कि सिर्फ एसी में सोए? एसी में सोने वाले नेता जैसे हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो रहे हैं, बड़े पदाधिकारी रहे हैं, वो एसी में रहते हैं। हम लोग गरीब हैं, दलित हैं, हम लोग कहाँ से एसी यूज करेंगे? कैसे फाइट करेंगे? अगर टिकट मिलती है तो सुनील कुमार से कितना टक्कर का लड़ाई होगा, क्योंकि वोट का अंतराल ज़्यादा का नहीं रहता है, समर्थक दोनों के बराबर हैं। तो कैसे लड़ाई करेंगे? कैसे कोशिश करेंगे कि इस सीट को निकाल के महागठबंधन के पाले में दिया जाए और लालू यादव के गृह जिले से उनका कंधा मजबूत किया जाए, ताकि जो तेजस्वी का सपना है मुख्यमंत्री बनने का वो बन सके? वो देखिए, ऐसा है कि वोट चोरी करके किसी को जिता देना ये सरकार की नीति रही है। कहीं सरकार को पैसे के बल पे गिरा देना, तो कोई भी उस स्थिति में, चूँकि उनका तंत्र है, प्रशासन है, सब कुछ है, तो अलग से कोई उनका विरोध नहीं कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ आप लोग की नीति और विचारधारा में है क्या? क्योंकि इंदिरा गांधी जब हारी थी तो उन्होंने वोटर को दोषी ठहरा दिया।
राजीव गांधी जब चुनाव हारे हैं तो वीवीपैट और उसको दोषी ठहर बैलेट पेपर को दोषी ठहरा दिया कि ये चीज़ें गलत तरीके से यूज हुआ है। तो और इस समय ईवीएम को राहुल गांधी दोषी ठहराते हैं, उसके बाद अब वोट चोरी पे दोषी ठहराने लगे। तो ये आप लोग की विचारधारा में है क्या ऐड ऑन कि जब हारो तब ईवीएम को दोषी ठहरा दो, जीतो तो क्रेडिट ले लो कि जनता से हमने जीता है? ऐसी कोई बातें नहीं है कि हम लोग ये करते हैं, लेकिन ये वोट चोरी हुई है। हाँ, जीतते हैं वहाँ कहाँ नहीं कहते हैं कि ईवीएम में गलती, वहाँ पे जनता का समर्थन आप लोग को मिल जाता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम चोरी हो जाता है। देखिए, बहुत सारी सीटें हैं जो कुछ ऐसे नेता हैं जिनको जिताना जरूरी रहता है एनडीए में, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और इस तरह से करके बड़े बड़े नेताओं को जिताने के लिए वोट चोरी का ये कार्य होता है। और वोट चोरी जो हुआ है, जिसके विरोध में हम लोग ने अधिकार यात्रा निकाला है, और एक घर में 800 वोटर निकल रहा है। 800 वोटर तो एक टाइप का जिन निकला। 800 वोटर निकला। जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसका वोटर आई कार्ड बन रहा है, जो व्यक्ति जीवित है उसका नाम कट जा रहा है। इस फर्जीवाड़े में तो आपके भी महागठबंधन की यशस्वी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो भी तो फर्जीवाड़ा किए थे, दो एपिक नंबर रिलीज कर दिए थे और उनका नाम था, और बोल रहे हैं तो विजय सिन्हा का भी तो दो लिपिक निकला है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया कि तेजस्वी जी कहाँ गलती किए हैं, वो पहले का एपिक नंबर डाल दिए थे, वो इस चीज़ को दिखाए थे कि देखिए ये पहले का ये नया वाला है। तो वो बता रहे थे कि अगर 9वीं फेल नहीं रहते हैं तो अच्छे से देख पाते, पढ़ पाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी नेता भावी मुख्यमंत्री 9वीं फेल हैं तो ज्ञान की कमी है। वो डिबेट करके देख ले विपक्ष, वो सरकार में जो है एनडीए सरकार भी डिबेट करके देख ले उनके साथ कि ये 9वीं फेल है कि 9वीं पास है। डिबेट में तो नीतीश सरकार के पास बहुत चीज़ें गिनाने के लिए, शराबबंदी है, शिक्षा है, बिजली है, रोड है, सारी चीज़ें गिनाने के लिए। आप क्या मुद्दे पर कर लें, इन्हीं सारी मुद्दा पर डिबेट कर लें हमारे माननीय तेजस्वी जी से। लोग डरता है कि जंगल राज ना जाए, अगर तेजस्वी जी बन जाए। आप ही के जिला में लोग से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि रोड ऐसा था, तीन आपके भोरे विधानसभा का बात हो रहा था कि एक दिन में 3 बच्चियां का रेप हो गया था उस समय, कोई पुल है वहाँ पे। तो लोग डर रहा है कि फिर से ये दौर अगर हम लोग मौका देते हैं तो कहीं दौर ना आ जाए, क्योंकि उन्हीं के पिताजी थे। ये जो लोग कहते हैं कि जंगल राज था, लेकिन अभी जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 था, आप मानते हैं? नहीं, पार्ट 1 नहीं, आप पार्ट 2 कह रहे हैं तो इसका मतलब पार्ट 1 था। नो, उसको डिलीट कीजिएगा। हाँ, जैसे कि अभी जो जंगल राज है वो जंगल राज नहीं था, उसमें जनता कम से कम खा पी लेती थी, रोजगार मिल जाता था, वो सब ठीक था, मतलब जनता का राज था। जनता का राज था। लेकिन आज सरकार कहती है एनडीए सरकार की राम राज्य है। राम राज्य नहीं, आज रावण राज्य है। रावण राज्य है। दिन दहाड़े हरण हो जा रहा है क्या आजकल के रावण राजा? रावण तो हरण कर रहा हो जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है बीच शहर में। हम अभी बिहार में एक पवन खेमका थे, उनकी हत्या हो गई, बगल में थाना था, उस पर सरकार ने आज तक किसी को पकड़ा नहीं। क्या कार्रवाई किया? जगह जगह दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है। हत्याकांड में तो लोग पकड़ाया है उसका। वो देखिए, कुछ फर्जी लोगों को भी पकड़ के सरकार दिखाती है कि ये थे। हाँ, सही लोगों को नहीं पकड़ती। सही लोगों को न्याय कहाँ मिलता है? सही लोगों को पकड़ता नहीं है। सही लोगों की अपराधी लोगों को, अपराधी लोगों को नहीं पकड़ता है। अगर बाती की साथ काट रहती है सरकार के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। अब मैं अपने भोरे की जनता को, प्रबुद्ध जनता एवं युवा साथियों, माताओं, बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि भोरे की जनता हमें चाहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रुक जाइए, हमारे साथ अशोक पासवान जी थे, और हम भोरे विधानसभा में बैठे थे और इनसे बातचीत कर रहे थे। आपको कैसा लगा बातचीत? क्योंकि चुनाव इसी वर्ष है, तो आप कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।